आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे इस कोविड जैसे 19 जैसी महामारी में। और अभी अगर देखा जाए तो देश में कोविड 19 का बहुत बुरा हाल हो रखा है। ये सभी स्टूडेंट से ये दरख्वास्त है कि वह अपने घर पर ही रहें और जितना हो सके ऑनलाइन स्टडीज़ करें, घर पे ही नोट्स बनाएं, वीडियोस देखें और करंट अफेयर्स पढ़ें और ऑनलाइन ही तैयारी अभी करें। जब तक हमारे जितने भी स्कूल कोचिंग नहीं खुलते हैं तब तक आप घर में ही रहें। देश का हाल बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है। आपने देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा कि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी जान जा रही है। यहाँ पर हॉस्पिटल में बेड की कमी पड़ रही है। तो बेहतर ये है कि इस कोविड जैसी महामारी में आप अपने आप को बचा के रखें। तो उसका सबसे बढ़िया जो उपाय है वो है अपने घर में रहना। तो आज का हमारा जो विषय है वो है भूगोल। और भूगोल में हम पढ़ेंगे विश्व के प्राकृतिक प्रदेश। विश्व के वृहद प्राकृतिक प्रदेश यानी ऐसे प्रदेश जो नेचुरल तरीके से बने हुए हैं, जिनकी कुछ समानताएं हैं और असमानताएं हैं, और उन पृथ्वी में उनकी स्थिति के हिसाब से वहाँ पर अलग अलग जलवायु है और अलग अलग जलवायु है, और जिसके हिसाब से वहाँ पर अलग अलग वनस्पति, अलग अलग मानव जाति और अलग अलग यूं मान के चलिए कि वन्य जीव। चलिए आगे बढ़ते हैं। सनराइज करियर एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर कैप्टन एस कुमार रिटायर्ड सर के नेतृत्व में सेना, डिफेंस, आर्मी, यूपी पुलिस, एसआई और दिल्ली पुलिस का फिज़िकल का प्रशिक्षण होता है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ मी सिद्धांत और मैंने बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर सनराइज़ करियर एकेडमी की बात की जाए तो सनराइज़ करियर एकेडमी चित्रकूट की नंबर 1 एकेडमी बन चुकी है। और विगत 1 वर्ष के अंदर ही चित्रकूट में सनराइज़ करियर एकेडमी ने सेना के क्षेत्र में 11 सिलेक्शन दिए हैं अलग अलग विभाग में, जैसे आर्मी जीडी, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी टेक्निकल। यहाँ पर सनराइज़ करियर एकेडमी में रिटेन के साथ साथ फिज़िकल की भी तैयारी की जाती है। समय समय पर टेस्ट, समय समय पर मैराथन क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, और सबसे बड़ी बात, कमज़ोर छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो सनराइज़ करियर एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए हमारा पता है ओम प्लाज़ा, ट्रैफिक चौराहा, करवी, चित्रकूट, और हमारा नंबर है 6386841033। चलिए क्लास आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सनराइज़ करियर एकेडमी में जो कोर्स चल रहे हैं आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का, और सबसे अच्छी बात ये है कि सनराइज़ करियर एकेडमी में जो भी कोर्स चलाया जाता है वो बहुत ज़ीरो लेवल से चलाया जाता है। कहने का मतलब कि जो स्टूडेंट वो जो समझता है कि मेरा लेवल बहुत डाउन है, मुझे कैसे समझ में आएगा, मैथ कैसे समझ में आएगा, रीजनिंग कैसे समझ में आएगा, इंग्लिश कैसे समझ में आएगा, तो ऐसे छात्रों को चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि हम जो भी पढ़ाते हैं, जहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो ये परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, या आप मैथ में बहुत वीक हैं या रीजनिंग में बहुत वीक हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के साथ साथ और अलग अन्य कोर्स चलाए जाते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, पैट, यूपीपी, आरपीएफ, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एसएससी जीडी का, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और असम राइफल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विश्व के प्राकृतिक प्रदेश के हिसाब से सबसे पहले विश्व की आकृति देखकर, पृथ्वी की आकृति देखकर, और पृथ्वी में जो अलग अलग क्षेत्र बटे हुए हैं अपनी स्थिति को देखते हुए, तो सबसे पहले हर्बर्टसन ने इसके बारे में बताया। और हर्बर्टसन ने कुल पूरे विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों को 5 कैटेगरी में बांटा। तो 5 कैटेगरी कुछ इस प्रकार हैं। जैसे सबसे पहला उष्णकटिबंधीय प्रदेश। अब उष्णकटिबंधीय प्रदेश, अब ये कौन सा इलाका है, ये पृथ्वी का कौन सा इलाका है? तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश जैसे विषुवत रेखीय प्रदेश, निम्न प्रदेश या अमेज़न तुल्य प्रदेश। अब देखिए, ये विषुवत रेखीय प्रदेश का मतलब है कि पूरे पृथ्वी में जो भूमध्य रेखा के आसपास का इलाका है उसे विषुवत रेखीय प्रदेश बोला गया है।
या फिर इंग्लिश में इसे इक्वेटोरियल रीजन भी बोला गया है। दूसरा देखिए, विषुवत रेखीय उच्च प्रदेश अथवा मलाया तुल्य प्रदेश, विषुवत रेखीय पठारी या इक्वाडोर तुल्य प्रदेश, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश, उष्ण मरुस्थल अथवा सहारा तुल्य प्रदेश, यहाँ पे रेगिस्तान की बात हो रही है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान अथवा सूडान या सवाना तुल्य प्रदेश। तो देखिए, हमारे पृथ्वी में हमने पृथ्वी में ये तो देखा ही है, जैसे मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने देखिए इस पृथ्वी में आप देख पा रहे होंगे कि ये पृथ्वी अब रोटेट कर रही है और इसमें बीच में जल भराव है, और जल भराव है तो जो जल भराव जिस क्षेत्र का है उस क्षेत्र के नाम से पड़ा हुआ है, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। और इसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ रेखाएं बनी हुई हैं। तो जहाँ पर ये पॉइंटर चल रहा है, जहाँ पे ये देश दिखा रहा है, ये विषुवत रेखीय देश दिखा रहा है। जैसे देखिए, जहाँ पर भी ये पॉइंटर आ जा रहा है वहाँ पे हरा हरा हो जा रहा है। तो ये जो भी हरा हरा हो रहा है ये विषुवत रेखीय प्रदेश है। विषुवत रेखीय प्रदेश का मतलब कि ये ऐसी जगह पे घूम रहे हैं जहाँ पे हमारी भूमध्य रेखा जाती है। हमारी पृथ्वी दो गोलार्धों में बटी हुई है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाते हैं, भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाते हैं तो तापमान में कमी आती है, और उसी तरह जब हम भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ जाते हैं तो तापमान में कमी आती है। और इतना ज़्यादा कमी आ जाती है कि वहाँ पर 12 महीने ठंड का मौसम रहता है, ठंडी रहती है, नतीजा जमी हुई नदियाँ रहती हैं, ग्लेशियर रहता है। ओके, इस घूमती हुई पृथ्वी में अगर हम देखें तो इसमें जो भी हरा हरा ब्लिंक हो रहा है ये विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय प्रदेश दिखा रहा है। जैसे ये देखिए साउथ अमेरिका का प्रदेश, ये मध्य अमेरिका का प्रदेश, ये फिर यहाँ पर प्रशांत महासागर में एंटर हुए, और प्रशांत महासागर के बाद अब आने वाला है दक्षिण पूर्वी एशिया। तो ये जितने भी प्रदेश आपको देखिए, ये इंडोनेशिया का पूरा प्रदेश है, ये विषुवत रेखीय प्रदेश है, ये साउथ अफ्रीका का विषुवत रेखीय प्रदेश है। तो यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है, यहाँ पर कैसी स्थिति होती है, कैसे वन होते हैं, कौन सी जनजाति यहाँ पे पाई जाती है, इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि विषुवत रेखीय प्रदेश वो प्रदेश हैं जो भूमध्य रेखा के निकट हैं। जैसे ये आप इस स्क्रीन में एक लाइन देख रहे होंगे और इस लाइन को बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जैसे सबसे पहले हम साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इक्वाडोर, कोलंबिया, सूरिनाम, वेनेजुएला, ब्राज़ील, ये विषुवत रेखीय प्रदेश हैं। उसके बाद अगर हम साउथ अफ्रीका में आएँ, अफ्रीका महाद्वीप में आए तो देखिए गैबॉन, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, सोमालिया, साउथ सूडान, तांजानिया, ये सब विषुवत रेखीय प्रदेश हैं। और आगे बढ़ें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का मलेशिया, इंडोनेशिया, ये पूरा विषुवत रेखीय प्रदेश है। अच्छा, अगर हम भारत की बात करें तो भारत हमारा विषुवत रेखीय प्रदेश में नहीं आता। आप देख पा रहे हैं कि इस लाइन में भारत की बाउंड्री टच नहीं है। इस लाइन से ऊपर की तरफ यानी उत्तरी गोलार्ध में लगभग 8वें अक्षांश में हमारे भारत की बाउंड्री टच करती है। तो देखिए क्लास, ये जो रेखा दिखाई दे रही है आपको, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, या फिर इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन, या फिर हिंदी में अगर बात करें तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और इसमें देखिए कितना एरिया इसने कवर किया हुआ है। ज़रा देखिए, यहाँ पर हमारा मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का कुछ भाग, उसके बाद अफ्रीका का मध्य भाग और एशिया का दक्षिणी पूर्वी भाग। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा दूसरा कैसा प्रदेश है। दूसरा हमारा प्रदेश है उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। तो उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में कैसे प्रदेश आते हैं? देखिए, पश्चिमी सीमावर्ती अथवा भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागर के इर्द गिर्द गिरे हुए जितने भी भूभाग हैं, प्रदेश हैं, वह हमारे उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय में आते हैं। पूर्वी सीमावर्ती अथवा चीन तुल्य प्रदेश, आंतरिक निम्न प्रदेश अथवा तुरान या स्टेपी तुल्य प्रदेश,
पठार अथवा शीतोष्ण मरुस्थलीय तुल्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। तीसरे टाइप के प्रदेश हमारे कैसे होते हैं? शीतल शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। अब देखिए, शीतल शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में कौन कौन से प्रदेश आएंगे? पश्चिमी सीमावर्ती अथवा पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश। यानी कभी भी अगर शीतोष्ण शीतल कटिबंधीय प्रदेश की वो बात कर रहा है तो आपको सीधे से समझ जाना है कि वो पश्चिमी सीमावर्ती अथवा पश्चिमी यूरोप की बात कर रहा है। पूर्वी सीमावर्ती अथवा सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश, आंतरिक अथवा शीतोष्ण घास के मैदान यानी पेरियर तुल्य प्रदेश। ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। अगर प्रेयरी की बात होती है, प्रेयरी तुल्य प्रदेश की बात होती है तो आपको सीधे से टिक लगा देना है कि वह शीतल शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश की बात कर रहा है। आंतरिक उच्च प्रदेश अथवा अल्टाई तुल्य प्रदेश, उच्च पठार अथवा तिब्बत तुल्य प्रदेश। देखिए, उच्च पठार की बात इसमें कही गई है और क्योंकि यहाँ पर तिब्बत का नाम आया हुआ है तो तिब्बत के नाम से हमेशा आपको याद रखना है कि विश्व की छत कहा जाता है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार इतना बड़ा है और इतनी ऊंचाई पर है कि इसको पूरे विश्व का छत बोला जाता है, ठीक है। ओके, चौथे नंबर पे आते हैं। देखिए, चौथा नंबर हमारा है शीत कटिबंधीय या ध्रुवीय प्रदेश। शीत, देखिए शीत से हम ये समझ पा रहे हैं कि शीत का मतलब है ठंड और कटिबंधीय मतलब इलाका या फिर ध्रुवीय प्रदेश। अब जब भी इसने ध्रुव की बात कर दी है मतलब हमारे पृथ्वी के कितने ध्रुव हैं? देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और ये 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा है और दो गोलार्धों पर इसने बांट रखा है, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का दक्षिणी गोलार्ध। तो ये पृथ्वी में जो ऊपर वाले प्रदेश हैं ये है हमारा उत्तरी ध्रुव और ये है हमारा दक्षिण ध्रुव। अब क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तिरछी चमक देती हैं, यहाँ पर सूर्य का ताप पहुँचते पहुँचते घट जाता है। नतीजा कि यहाँ पर इतना तापमान नहीं पहुँच पाता कि इन प्रदेशों को गर्म कर सके। नतीजा कि यहाँ पर 12 महीने सर्दी रहती है, यहाँ पर 12 महीने ग्लेशियर रहते हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ रहते हैं, नदियाँ जमी हुई होती हैं, इसीलिए इसे ध्रुवीय प्रदेश कहा जाता है। अगला बढ़े, साइबेरिया या टैगा तुल्य प्रदेश। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, साइबेरिया का काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया है। कभी भी अगर साइबेरिया या टैगा तुल्य प्रदेश की बात करता है तो आपको सीधे से समझ जाना है कि वह शीत कटिबंधीय या ध्रुवीय प्रदेश की बात कर रहा है, ठीक है। साइबेरिया, रशिया के पास साइबेरिया, और साइबेरिया कैसा इलाका है? शीत वाला इलाका है, ध्रुवीय प्रदेश वाला इलाका है। ओके, आगे बढ़े। ध्रुवीय निम्न प्रदेश अथवा टुंड्रा तुल्य प्रदेश, इसको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हिमाच्छादित प्रदेश। अब हिमाच्छादित प्रदेश ये कैसे होंगे? देखिए, हिम का मतलब होता है बर्फ, आच्छादित मतलब ढका हुआ, छाया हुआ। हर्बर्टसन के विभाजन का मुख्य आधार जलवायु रहा है। हर्बर्टसन ने जब पूरे विश्व को बांटा था तो पूरे विश्व को बांटने का उसने मुख्य आधार क्या रखा? जलवायु। वहाँ की जलवायु, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से उसने पूरे विश्व को बांटा। पहले विश्व को वृहत ताप कटिबंधी में बांटकर फिर उसके आधार पर उपर्युक्त उपविभाग किए। उसने ऐसे वितरण में जलवायु पर आधारित प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को भी विशेष महत्व दिया। ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपका यूपीएससी या यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम भूमध्य रेखीय प्रदेश को पढ़ेंगे। तो देखिए ज़रा इस मैप में, ये हमारा वर्ल्ड का मैप है और वर्ल्ड के मैप में जो लाल लाइन दिख रही है ये हमारी इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा में जहाँ पर आपको हरे हरे डॉट दिख रहे हैं ये इस भूमध्य रेखा के अंतर्गत आने वाले रीजन हैं जिनको हम बोलते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश या फिर विषुवत रेखीय प्रदेश। तो देखिए जरा, देखिए इसमें कौन कौन से जंगल आते हैं। देखिए इसमें इंग्लिश में लिखे हुए हैं जंगल की भूमध्य रेखीय प्रदेश में, भूमध्य रेखीय प्रदेश में कौन कौन से जंगल आते हैं। तो अगर आप
उत्तरी अमेरिका की बात करें तो हवाई के रेन फॉरेस्ट आते हैं इसमें, यानी वर्षा वर्षा वन आते हैं। और अगर आप दक्षिण अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर अमेज़न का वर्षा वन आता है, अटलांटिक का वन आता है, और एत्यूरी वर्षा वन आता है इसमें, मेडागास्कर का वन आता है इसमें, और हरापन वर्षा वन आता है। और यहाँ पर अगर आप पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में देखें तो यहाँ पर डेंट्री वर्षा वन भी आता है। तो देखिए यहाँ पर आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कि हवाई वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा उत्तरी अमेरिका। अमेज़न वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, आपका उत्तर होगा दक्षिणी अमेरिका। एत्यूरी वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, आपका उत्तर होगा अफ्रीका। और हरापन वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा एशिया के उत्तरी दक्षिणी पूर्वी भाग में, यानी इंडोनेशिया में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको याद करना है। अगला देख लेते हैं। देखिए ये एक क्लियर मैप है, इसमें पूरे वर्ल्ड में तीन रेखाएं, जो मुख्य तीन रेखाएं बनी हुई हैं। देखिए बीच में जो काली रेखा है 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर हमारी 0 डिग्री पर हमारी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री में कर्क रेखा, और भूमध्य रेखा के नीचे 23.5 डिग्री में मकर रेखा। और इसके बीच में आने वाले जितने भी प्रदेश हैं इसको हम भूमध्य रेखीय प्रदेश बोलेंगे। तो जरा देखें, यहाँ पे हमारा मध्य अमेरिका आ रहा है भूमध्य रेखीय प्रदेश में, अमेज़न बेसिन आ रहा है, मध्य अफ्रीका आ रहा है, दक्षिण पूर्वी एशिया आ रहा है। ठीक है, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे भूमध्य रेखा में जितने भी प्रदेश होंगे, चाहे वो किसी भी महाद्वीप में हो, वहाँ पर एक जैसी जलवायु ही रहेगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि भूमध्य रेखा में जो हमारे सूर्य की किरणें हैं वह लंबवत पड़ती हैं, और लंबवत पड़ने की वजह से यहाँ पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, और अत्यधिक गर्मी रहती है। अत्यधिक गर्मी के कारण यहाँ पर पानी का वाष्पीकरण अत्यधिक मात्रा में होता है। चलिए अब इसको जरा बहुत विस्तार से पढ़ते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि जो मेरा टारगेटेड ऑडियंस है वो यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ हैं। तो मैं इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल से लेके चलूँगा। ओके, चलिए देखते हैं विषुवत रेखीय प्रदेश या भूमध्य रेखीय प्रदेश। अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखीय प्रदेश या भूमध्य रेखीय प्रदेश। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जितने भी प्रदेश हैं यह हमारे भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री रेखा में आ रहे हैं। अच्छा, इसकी ज़रा स्थिति देख लें हम। इसकी स्थिति और विस्तार कहाँ कहाँ तक है। ये प्रदेश विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच इसका विस्तार है, और कहीं कहीं पर इसका 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी में भी विस्तार है। ज़रा इस मैप में हम देखें कि देखिए ये ब्लैक लाइन हमारी 0 डिग्री है, और इस 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर की तरफ और 5 डिग्री नीचे की तरफ इसका पूरा विस्तार है। और 5 डिग्री उत्तर की तरफ देखें तो मध्य अमेरिका आ गया, और 5 डिग्री दक्षिण की तरफ देखें तो दक्षिण अमेरिका का पार्ट आ गया, मध्य अमेरिका का, अफ्रीका का पार्ट आ गया, और दक्षिण पूर्वी एशियाई का पार्ट आ गया। ठीक है, जैसे आपका इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, और इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, अमेजोन यानी अमेजोन का जंगल हो गया पूरा, मध्य अमेरिका, मैक्सिको हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि अमेजोन के जंगल की बात आ रही है तो मैं आपको बता दूं कि अमेजोन के जंगल को पूरे विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। अब पूरे विश्व का फेफड़ा इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इन्हीं जंगलों से निकलती है, और ये जो अमेजोन के जंगल हैं ये ज़्यादा सघन भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषुवत रेखा के निकट होने के कारण ही इस प्रदेश को विषुवत रेखीय प्रदेश बोला गया है। तो अब देखिए आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, जब भी विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय प्रदेश की बात होगी तो आपको मध्य अमेरिका के प्रदेश, अमेजॉन बेसिन यानी दक्षिणी अमेरिका, और मध्य अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशियाई। अब दक्षिण पूर्वी एशियाई की बात हुई है, इसका मतलब आपको याद रखना है इंडोनेशिया, मलेशिया और पपुआ न्यू गिनिया की बात हो रही है, यानी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग की। आगे बढ़ते हैं। इस प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग देखिए, मध्य अमेरिका,
अफ्रीका का मध्य भाग और दक्षिण पूर्वी एशिया के भाग। अब हम देखते हैं कि दक्षिणी अमेरिका में इसके कौन कौन से भाग आते हैं। तो अगर दक्षिणी अमेरिका की हम देखें तो अमेज़न नदी की घाटी यानी अमेज़न का पूरा जंगल जो ब्राज़ील में है, ठीक है। और पश्चिम में अगर बात करें तो देखिए इक्वाडोर, पूर्वी पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला का मैदान, ये पूरा जो है विषुवत रेखीय प्रदेश में आता है। और आगे हम बात करें इसका तो उत्तर पूर्व में ये गयाना तट तक गया है, ब्राज़ील के पूर्वी तट तक गया है। मध्य अमेरिका की बात करें तो देखिए पनामा बहुत इंपॉर्टेंट है, पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास और ग्वाटेमाला के पूर्वी भाग इसके अंतर्गत आते हैं। ओके, आगे अगर बात करें हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में देखिए कॉन्गो नदी की घाटी आती है, अफ्रीकी गणतंत्र, कैमरून गणतंत्र, जैरे यानी कॉन्गो गणतंत्र, दक्षिणी पूर्वी नाइजीरिया और खाड़ी तट, ये सब आते हैं इसमें। ये जगह भी पूछ सकता है, बिल्कुल आपको याद रख के रखना है। देखिए इसीलिए मैंने पूरा डिटेल्ड फोटो खींच के इसमें स्लाइड में लगाया है ताकि आप इसको अच्छे से नोट्स भी बना सकें। आगे बात करते हैं, देखिए लाइबेरिया, सियरा लियोन और आइवरी तट अर्थात गिनी की खाड़ी भी इसमें आती है। दक्षिण पूर्वी एशियाई की बात करें तो देखिए इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस द्वीप के पूर्वी भाग आते हैं। मध्यवर्ती प्रशांत महासागर व ओशिनिया जो ऑस्ट्रेलिया के पास है वो भी देखिए इसमें आता है। और सबसे अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो विस्तार है इसका वो अमेज़न बेसिन का है, यानी इसीलिए इसको अमेज़न तुल्य प्रदेश भी कहते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि अमेज़न तुल्य प्रदेश किसे कहते हैं तो आप सीधे से दिमाग लगाना है कि अमेज़न तुल्य प्रदेश हमारा विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय प्रदेश है। ओके, आगे बात करते हैं। देखिए क्योंकि हम बात करें यह हमारा 0 डिग्री भूमध्य रेखा के प्रदेश में आता है, तो यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो लंबवत चमकती हैं, एकदम सीधे, नहीं तिरछी नहीं होती हैं और एकदम सीधे चमकने की वजह से यहाँ पर तापमान की मात्रा भी बढ़ जाती है। और जब तापमान की मात्रा बढ़ जाती है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर हिंद महासागर है, यहाँ प्रशांत महासागर है। जैसा कि मैंने बताया कि ये भूमध्य रेखीय प्रदेश, यहाँ पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, तो 12 घंटे बराबर धूप रहती है, तापमान रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वाष्पीकरण होता है। और वाष्पीकरण होने की वजह से पानी का अत्यधिक मात्रा में वाष्पीकरण होने की वजह से यहाँ पर बादल बनते हैं और जब बादल संघनन होते हैं तो उनसे वर्षा होती है। ये जो 0 डिग्री का विषुवत रेखीय और भूमध्य रेखीय प्रदेश है, यहाँ पर रोज़ाना 4 बजे बौछार के साथ 1-1.5 घंटा मूसलाधार बारिश होती है। और मूसलाधार बारिश होने की वजह से यहाँ की जो ज़मीन है, ज़मीन पे 24 घंटे नमी रहती है और नमी रहने के कारण यहाँ पर अनेक प्रकार की वनस्पति उगती है। और अनेक प्रकार की वनस्पति उगने के कारण यहाँ के जो वन हैं वो बहुत सघन हैं, बहुत ही ज़्यादा घने हैं। इतने ज़्यादा घने हैं कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वह ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती, और ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती, नतीजा कि यहाँ की जो ज़मीन है वह सूख नहीं पाती है और जल भराव के कारण ये जो ज़मीन है वो पूरी दलदली है। देखिए यहाँ प्रतिदिन दोपहर तक घने मेघ छा जाते हैं। प्रायः 4 बजे प्रतिदिन गर्जन एवं चमक के साथ भारी बौछारों के रूप में वर्षा होती है। 4 बजे, इसीलिए इसको 4 बजे की वर्षा भी कहा जाता है। कई बार ये एग्ज़ाम में आया हुआ है कि 4 बजे की वर्षा किस प्रदेश से संबंधित है, तो आपका सीधे से आंसर लगा देना है भूमध्य रेखीय प्रदेश से। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ वर्षा प्रतिदिन साल भर तक होती है, किंतु मार्च और सितंबर में सूर्य लंबवत चमकता है तो अधिक होती है। ओके, अब देखिए अगर हम बात करें सेंटीमीटर की बात करें तो यहाँ पर लगभग औसतन 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और कहीं कहीं पर ये 200 से 500 सेंटीमीटर भी हो जाती है। आगे बढ़ें, अगर यहाँ पर हम वनस्पति की बात करें, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे रोज़ वर्षा होती है। अब रोज़ वर्षा होती है तो रोज़ वर्षा में अगर देखा जाए तो रोज़ वर्षा होगी तो घास फूस उगेगी, नए नए पौधे उगेंगे और उनको रोज़ पानी मिलता जाएगा, तो रोज़ पानी की वजह से वह बड़े होंगे, जल भराव ज़्यादा होगा। इतना ज़्यादा जल भराव इस इलाके में हो गया है कि यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ही ज़्यादा दलदल है। यहाँ पर
यूँ मान के चलिए कि जो सूरज है, सूरज की किरणें ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। अब ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती, इसका कारण क्या है कि यहाँ पर सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं, और यहाँ पर तापमान ना तो इतना ज़्यादा हो पाता है और ना इतना कम हो पाता है। नतीजा कि यहाँ पर पेड़ पौधों को अपनी पत्तियाँ गिराने का मौका ही नहीं मिलता, और जब मौका नहीं मिलता तो सूर्य की किरणें नीचे नहीं पहुँच पाती। नतीजा यहाँ पर जो ज़मीन है वो दलदल है। अगर वनस्पति की हम बात करें तो यहाँ पर टीक के पेड़, रोज़वुड के पेड़, एबोनी के पेड़, शीशम के पेड़, साल के पेड़, बांस के पेड़ और महोगनी अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे बढ़ें, जीव जंतु की बात करें तो देखिए, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है वो दलदली ज़मीन है, इसीलिए यहाँ पर भूमि पर रेंगने वाले कीट रेप्टाइल्स, सांप, अजगर इत्यादि आगे पाए जाते हैं। वृक्षों पर रहने वाले जीव जंतु यहाँ पे रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि ज़मीन दलदली है। जहाँ उनको खुली वायु और प्रकाश प्राप्त होता है, वहाँ पे ये रहते हैं। जैसे रंग बिरंगी तितलियाँ, चिड़ियाँ, बंदर, सांप, अजगर। अगर हम भूमि पर रेंगने वाले जीवों की बात करें तो यहाँ पे सांप, अजगर, और अगर बड़े जानवरों की बात करें तो गैंडा, हाथी, सिंह, जंगली सुअर, बिलाव, चीता, शेर यहाँ पे पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर दलदली ज़मीन है, इसलिए दलदली स्थान में दलदली कीड़े मकोड़े अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े हो गया, मेढक हो गया, मक्खियाँ हो गया, मच्छर हो गया, दरियाई घोड़ा हो गया, घड़ियाल हो गया। नदियों में मछलियाँ, मगर व घड़ियाल और जल मुर्गियाँ प्रचुर मात्रा में मिलती हैं, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वह इन्हीं सब पर निर्भर हैं, इन्हीं सब को वह पकड़ते हैं और खाते हैं। आगे बात करें कृषि, तो यहाँ पर किस किस चीज़ की कृषि की जाती है? तो मुख्यतः देखें तो वैसे यहाँ पर दलदली इलाका है, कृषि योग्य भूमि का अभाव है, लेकिन फिर भी जहाँ पर थोड़ी बहुत जगह बची हुई है वहाँ पर ये बागाती कृषि होती है और प्रवासी कृषि होती है। और कृषि में अगर देखा जाए तो चावल, मक्का, ज्वार, ठीक है, मोटे अनाज, गन्ना, तंबाकू, कहवा, गरम मसाला, इन सब की खेती यहाँ पर होती है। और इसके सिवा अगर देखा जाए तो रबड़, चाय, ताड़, कोको, कहवा, अनानास, गन्ना, सिनकोना, इन सब की खेती यहाँ पर की जाती है। अच्छा, हमको बार बार अमेज़ॉन बेसिन का बार बार पढ़ना है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेज़ॉन का हमेशा एक ना एक क्वेश्चन बनता है। अमेज़ॉन बेसिन में देखा जाए तो यहाँ पर देखिए गिनी के तट पे खोपरे, रबड़, गिरी और ताड़ का तेल, कोको, महोगनी, इन सब का खेती किया जाता है। पूर्वी अफ्रीका में बात करें तो देखिए चावल हो गया, ज्वार हो गया, गन्ना हो गया, रुई, सीसल और गिरी, नारियल आदि, इन सब की पैदावार की जाती है। ओके, अब बात आती है खनिज पदार्थ की, कि ऐसे इलाके में खनिज पदार्थ क्या पाया जाता है। तो अगर हम ऐसे इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर खनिज पदार्थ में देखें तो मलेशिया और इंडोनेशिया में टिन, पेट्रोलियम पाया जाता है। कॉन्गो बेसिन में बात करें तो तांबा, रेडियम, चांदी, सीसा पाया जाता है। घाना में बात करें तो सोना, नाइजीरिया में बात करें तो टिन व खनिज तेल पाया जाता है, और सूरीनाम और ब्रिटिश गयाना में बात करें तो बक्साइट निकलता है। इक्वाडोर के पठार पर बात करें तो सोना, चांदी, ग्रेफाइट, टिन, तांबा, नमक प्राप्ति होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि खनिज पदार्थों का भी कई बार एग्ज़ाम में आता है। आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर कौन रहता है, मनुष्य जीवन कैसा है, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये भूमध्य रेखीय प्रदेश है, और भूमध्य रेखीय प्रदेश में घने वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, वर्षा वन पाए जाते हैं। और क्योंकि सूर्य की किरणें ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती हैं, जिनके कारण यहाँ पर ज़मीन सूख नहीं पाती है, और क्योंकि यहाँ पर लंबवत किरणें चमकती हैं, और लंबवत किरणें चमकने के कारण यहाँ पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। यहाँ पर धीरे धीरे सूर्यास्त या धीरे धीरे सूर्योदय नहीं होता, एकदम से सूर्यास्त होता है और एकदम से सूर्योदय होता है, जिसे गोधूली बोलते हैं या ट्विलाइट बोलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर सदाबहार सघन वन पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो मनुष्य जीवन है वो आम मनुष्य जीवन नहीं है। यहाँ पर कई सारी जनजाति निवास करते हैं, और ऐसी जनजाति जो आप मान के चलिए असभ्य हैं, जिनके अंदर अभी तक कोई सभ्यता नहीं आई है, उनका
अलग ही कल्चर है। और ये जो जनजाति है ये इन्हीं जंगलों में कई वर्षों से निवास कर रही है, और ये जो जनजाति है वह बाहर नहीं आना चाहती। नतीजा कि यह इन्हीं जंगलों से प्राप्त रिसोर्सेस या फिर आप बोल सकते हैं संसाधनों का उपयोग करके अपना जीवन यापन करते हैं। और अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें तो यहाँ पर जनजाति पाई जाती है। जैसे अगर मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे पिग्मी जनजाति पाई जाती है। साउथ अफ्रीका में बात करें तो पिग्मी जनजाति पाई जाती है। और मध्य अमेरिका की बात करें तो रेड इंडियंस पाई जाते हैं। और पपुआ न्यू गिनिया में बात करें तो देखिए पपुआ जनजाति पाई जाती है। अब देखिए ये जनजाति है, जंगलों में रहती हैं, तो देखिए उसी तरीके से इनका रंग रूप भी है। आगे बढ़ते हैं, अब इसके क्वेश्चंस में आते हैं। पहला पार्ट हमारा समाप्त हो चुका है। अब इसके क्वेश्चंस में आते हैं जो हमारे यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं, प्रीलिम्स में। देखिए क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए ग्राफ में किसी स्थान का मध्य औसत मासिक तापमान डिग्री सेल्सियस में मध्य मासिक वर्षा दे रखा है। अब इस ग्राफ को हमें स्टडी करना है, उसके बाद देखना है कि ये कौन सा आंसर सही होगा इसका। तो ज़रा इसकी हम बात करें। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में देख रखा है, और ये इधर औसत तापमान और ये महीना। अगर इस ग्राफ में देखें तो जो औसत तापमान है वह 25 से 30 के बीच में है। तो जो 25 से 30 के बीच में औसत तापमान होता है, और जो औसत वर्षा है, औसत वर्षा भी देखें तो लगभग वह 30 सेंटीमीटर से ऊपर जा रही है। तो ये हमारा वर्षा युक्त उष्णकटिबंधीय प्रदेश का इलाका बता रहा है। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। आगे बढ़ें, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर का कहा गया है। तो हम जरा इसको पढ़ें। देखिए यूपी पीसीएस से 1996 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। देखिए अभी हमने पढ़ा कि वर्ष भर वर्षा क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य लंबवत चमक रहा है, और सूर्य लंबवत चमक रहा है तो नतीजा कि जो भी जल राशियाँ हैं वहाँ से जल का वाष्पीकरण अत्यधिक मात्रा में हो रहा है, और जल का जितना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा वह उतना ही ज़्यादा बादल बनाएगा, और जब बादल संघनन होंगे तो उनसे वर्षा आएगी। नतीजा कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में रोजाना 4 बजे वर्षा होती है, जिसे 4 बजे की वर्षा भी कहा जाता है। तो कथन ए बोल रहा है भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। कारण, इसका कारण क्या है, भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश अपराह्नों को में उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के कारण संवहनीय वर्षा होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि 12 घंटे पूरा दिन रहता है, सूर्य चमकता है, तो वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, तापमान ज़्यादा होता है। तो अब आंसर देखें। आंसर अगर देखें ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं करता है। तीसरा ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो जो इस क्वेश्चन का है, जो यूपी पीसीएस से 1996 में आया हुआ है, इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे की बात करें, नीचे दो वक्तव्य दिए गए, देखिए दूसरा भी है। अब देखिए जंगलों के बारे में इसमें कुछ बात की गई है। मैंग्रोव कुछ समुद्री तटों के सीमावर्त उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं। ये 1996 में यूपी पीसीएस में आया हुआ है। तो जरा देखें इसका कारण क्या बता रखा है। वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमोल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। ऊपर के दोनों वक्तव्य में देखा जाए तो इसका आंसर होगा ए। क्यों? क्योंकि मैंग्रोव कुछ समुद्र तट में सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं। क्यों? क्योंकि वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमोल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो ये था आज का लेक्चर गाइस। थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर को देखिए, पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।